हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। महलवाड़ी सेटलमेंट, अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड। परमानेंट सेटलमेंट में बहुत सी समस्याएं थीं, जिसे फार्मर्स को तरह तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। रेवेन्यू का कलेक्शन बहुत हार्श होता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी प्रॉब्लम फेस कर रही थी। उनको ऐसा लगता था कि ज़मींदार पैसा कमा रहे हैं और ज़मींदार भी दिक्कत फेस कर रहे थे क्योंकि उनकी ज़मींदारी बिक रही थी। प्रॉब्लम तो थी, उसके सॉल्यूशन के लिए रेवेन्यू कलेक्शन का एक नया सिस्टम लाया जाना चाहिए था। तो एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था महलवाड़ी सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट में बदलाव की ज़रूरत थी। कंपनी नीडेड more money to meet its expenses of administration and trade। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, जिसको पूरा करने के लिए वो एक नया सिस्टम ही इंट्रोड्यूस करते हैं। इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में ये सिस्टम डेवलप किया गया, जिसे महलवाड़ी सिस्टम कहा जाता है। हॉल्ट मैकेंजी इंट्रोड्यूस एन अल्टरनेटिव सिस्टम नोन एज महलवाड़ी सिस्टम इन 1822। विलेज इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू that each village और महल had to pay। इस सिस्टम में प्रत्येक किसान से टैक्स ना लेकर गांव को या गांव की पूरी ज़मीन को कैलकुलेट करके जो रेवेन्यू बनेगा वो उस गांव को ब्रिटिशर्स को पे करना होगा। मतलब एक महल से, यहाँ पर गांव को महल बताया गया है, महल से ब्रिटिशर्स को अमाउंट मिलेगा जो कि फिक्स होगा लैंड के बेस पर। हाउ द रेवेन्यू वॉज एस्टिमेटेड, लेकिन समस्या थी कि कौन सा महल या गांव कितना टैक्स देगा। तो उसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलेक्टर को अपॉइंट किया। अब कलेक्टर वेंट विलेज टू विलेज, इंस्पेक्टिंग द लैंड, मेजरिंग द फील्ड एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। कलेक्टर ने गांव-गांव जाकर ज़मीन का मुआयना किया, लैंड की नापजोक की और जो लोग रहते थे उनके कस्टम्स और अधिकारों के रिकॉर्ड किया। बाद में बताया कि दिस अमाउंट पेड बाय दिस विलेज और महल, इस तरह से उन्होंने अमाउंट को फिक्स कर दिया। अमाउंट वॉज टू बी रिसीव्ड रिवाइज्ड पीरियडिकली, नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। इस सिस्टम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स के अमाउंट को फिक्स नहीं किया, बल्कि कुछ समय के बाद उसमें बदलाव होते रहेंगे, ऐसा कहा गया। परमानेंट सेटलमेंट में अमाउंट को फिक्स करके जो गलती ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी वो अब उसको दोहराना नहीं चाहते थे, इसलिए अमाउंट को पीरियडिकली रिवाइज्ड का सिस्टम बनाया गया। विलेज हेडमैन विल कलेक्ट द रेवेन्यू एंड पे इट टू द कंपनी, नॉट ज़मींदार्स। विलेज हेडमैन या गांव का मुखिया टैक्स कलेक्ट करता था या गांव के लोग उसके पास जाकर टैक्स जमा करते थे और वो कंपनी को पे करता था। यहाँ पर ज़मींदार का रोल बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। इस पूरे सिस्टम में या इस पूरे सिस्टम को महलवाड़ी सिस्टम कहा गया। द मुनरो सिस्टम, हमने परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा था जिसमें चेंज की ज़रूरत थी। परमानेंट सेटलमेंट में जो प्रॉब्लम्स उठी उन्हीं के अगेंस्ट में ये डिमांड उठी कि एक नया सिस्टम लाया जाना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में महलवाड़ी सिस्टम लेकर आए जो परमानेंट सेटलमेंट के ड्रॉबैक से ऊपर उठकर आता है। इन ब्रिटिश टेरिटरीज इन साउथ, द रयतवाड़ी और द मुनरो सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ऑन टेरिटरी गेन्ड फ्रॉम टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान से मिली हुई टेरिटरी पर एक छोटे लेवल पर इसे शुरू किया गया। थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने मिलकर इस सिस्टम को डिवाइस किया था, जिसके कारण इसे मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है।
बाद में जब मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस को जीत लेंगे तो वहाँ भी रैयतवाड़ी सिस्टम लाया जाएगा। दिस सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो। दिस सिस्टम वॉज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। पूरे साउथ इंडिया पर मुनरो सिस्टम लगा दिया गया। व्हाट इट इज़ नोन एज अ रैयतवाड़ी सिस्टम, ये सिस्टम मुनरो के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे इसे मुनरो सिस्टम कहा गया। लेकिन इसे रैयतवाड़ी सिस्टम क्यों कहा गया उसके लिए भी जानते हैं। साउथ इंडिया में रैयत का मतलब था कल्टीवेटर्स। इस सिस्टम में ज़मींदार या हेडमैन नहीं थे। टैक्स डायरेक्ट कल्टीवेटर से लिया जाता था, जिसके कारण इसे रैयतवाड़ी सिस्टम कहा गया। देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली and separately surveyed before the revenue assessment was made। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की फील्ड की नाप करने और जांच करने के बाद रेवेन्यू तय किया जाता था। देन रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड बाय द इंडिविजुअल्स सेपरेटली। रैयत अपना टैक्स डायरेक्टली या डायरेक्ट कॉलोनियल ऑफिशियल्स को लाकर देते थे। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज पैटर्नल फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द रैयट्स अंडर देयर चार्ज। मुनरो ने कहा कि ज़मींदार और हेडमैन जब रैयत को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो हम पैटर्नल फादर की तरह सभी रैयत का ध्यान रखेंगे। इस सोच के साथ जो तीसरा रेवेन्यू सिस्टम लाया गया उसे मुनरो सिस्टम या रैयतवाड़ी सिस्टम कहा गया। प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड। ऑल वॉज नॉट वेल, कुछ भी सही नहीं था। जितने भी सिस्टम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए लाए थे उनमें बहुत सी दिक्कतें थी। ना ही इन सिस्टम के आने से किसान अमीर हो गए, बल्कि किसानों का तो एक्सप्लॉयटेशन हुआ ही था। परमानेंट सेटलमेंट की लिमिटेशंस थी, जिससे कभी ज़मींदारी बिक रही थी तो कभी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा था। पीजेंट्स अलग पिस रहे थे दोनों की लड़ाई के बीच में। बहुत से पीजेंट्स ने अपनी ज़मीनें खो दी जिन पर वो अपने पूर्वजों के समय से खेती कर रहे थे। महलवाड़ी सिस्टम की भी लिमिटेशंस थी, इसमें टैक्स बहुत ज़्यादा चार्ज किया जा रहा था। वहीं रैयतवाड़ी सिस्टम में भी टैक्स बहुत ज़्यादा चार्ज होता था। अब जो रैयत थे उन्हें डायरेक्टली टैक्स पे करना पड़ता था, फिर चाहे उनकी फसल खराब ही क्यों ना हो, जिससे वो मनी लेंडर के चंगुल में फंसते जा रहे थे। मुनरो या रैयतवाड़ी सिस्टम बहुत ऑप्रेसिव सिस्टम था, तो फेमाइन वाली सिचुएशन मद्रास में भी डेवलप हुई। Attempt to increase revenue has many dimensions and many problems। कंपनी रैयत्स या कल्टीवेटर्स के बारे में नहीं सोचते थे कि उनमें भी इन्वेस्ट किया जाए। उनका मानना था कि किसी भी तरह से कंपनी के प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होना चाहिए, जिसके चलते अलग अलग डायमेंशंस पर बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जिसके चलते रेवेन्यू डिमांड्स को बढ़ाया गया। Peasants were unable to pay raids fields the countryside, village become deserted। किसान टैक्स नहीं दे पा रहे थे। किसान यानी रैयत अपनी ज़मीन छोड़कर जाने लगे, जिससे गांव खाली हो गए। Optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasants into rich, enterprising farmers, but this did not happen। जब ये नए नए रेवेन्यू सेटलमेंट लाए गए थे, ब्रिटिशर्स तो उस समय में उन्होंने क्या सोचा कि इससे हम इम्प्रूवमेंट करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जिससे हमारे पास ज़्यादा टैक्स आएगा और पीजेंट के पास भी रिच इंटरप्राइजिंग फार्मर्स की तरह बहुत पैसा होगा। ब्रिटिशर्स ने लैंड इम्प्रूवमेंट में इन्वेस्ट नहीं किया, जिसके कारण पीजेंट अमीर ना होकर गरीबी के दलदल में फंसते चले गए। इसको बहुत ज़्यादा सहना पड़ा उन्हें। क्रॉप्स फॉर यूरोप। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरफ क्रॉप से रेवेन्यू मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ क्रॉप्स भी मिली। उन्होंने देखा कि कंट्री साइड प्रोवाइड द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड। यूरोप को जिन क्रॉप्स की ज़रूरत है वो गांव में या कंट्री साइड में मौजूद है। साथ ही टैक्स के साथ में ब्रिटेन में ज़रूरत पड़ने वाली क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी कराया जा सकता है। इस सोच के साथ कंपनी फोकस्ड ऑन कल्टीवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। दीवानी राइट्स मिलने के बाद से
वो अब फार्मर से अपनी मर्जी के हिसाब से क्रॉप्स का प्रोडक्शन कराने लगे, जिसकी ज़रूरत यूरोप को होती थी। साथ ही उनको ये भी लालच दिया जाता था कि अगर तुम टैक्स नहीं पे कर पा रहे हो तो ओपियम और इंडिगो का प्रोडक्शन करो, जिससे टैक्स में कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। बाय द मिड 19th century, the British persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops, such as jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in the United Provinces, now UP, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, rice in Madras। 19th सेंचुरी आते आते ब्रिटिश किसानों की मर्जी को साथ में या मनमाने तरीके से इंडिया के दूसरे पार्ट्स में ओपियम और इंडिगो के साथ दूसरी फसलों की खेती करने पर भी अब जोर देने लगे थे। पर सवाल ये उठता है कि इतनी क्रॉप्स का ब्रिटिश करते क्या थे। वो इंडिया से ले जाकर यूरोप की इंडस्ट्रीज़ में उनकी लेबलिंग करके उन्हें ऊंचे दामों पर दूसरे देशों में बेचते थे। अब यहाँ पर कुछ और बात आती है कि कलर की हिस्ट्री के बारे में। तो कहा जाता है कि कलमकारी प्रिंट 20th सेंचुरी में आंध्र प्रदेश के वीवर्स के द्वारा क्रिएट किया गया था, जबकि मॉरिस कॉटन प्रिंट लेट 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में क्रिएट किया गया। ब्रिटेन के विलियम मॉरिस ने क्रिएट किया था मॉरिस प्रिंट को, जिस कारण इस प्रिंट को मॉरिस प्रिंट भी कहा जाता है। लेकिन ये दोनों प्रिंट ब्लू इंडिगो से बनाए जाते थे। अर्लियर द ब्लू कलर इन प्रिंट्स वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो। क्रॉप से क्लॉथ्स को डाई किया जाता था। ब्रिटिश पीरियड में इंडिगो या इंडियन इंडिगो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। जैसे मॉरिश प्रिंट में जो ब्लू डाई यूज़ की जाती थी वो इंडिया से ही वहाँ पे जाती थी। इंडिया वॉज द हाइएस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड दैट टाइम। हाई डिमांड ऑफ इंडिगो। इंडिगो की डिमांड हाई क्यों थी? इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री। इस ट्रॉपिकल एरिया में ही इंडिगो बेस्ट ग्रो हो सकता है, इसलिए ही भारत में प्रोड्यूस्ड हुए इंडिगो की डिमांड या यूज़ पूरे वर्ल्ड में किया जाता था। इंडिगो की डिमांड ज़्यादा थी, जिस कारण उसकी कीमत भी बहुत रहती थी। साथ ही यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग वुड यूज़ करते थे। ये इंडिगो की तरह ही एक कलर था जो यूरोप में इजीली अवेलेबल था। ये टेम्परेट रीजन में भी ग्रो हो सकता था। साथ ही वुड कल्टीवेटर्स में एक डर था कि अगर इंडिगो यूरोप में प्रोड्यूस हो जाता है तो यहाँ कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन जो क्लॉथ डायर्स थे वो इंडिगो को प्रेफरेंस देते थे, क्योंकि वुड पेल और डल डाई थी, कलर ब्राइट नहीं होता था। यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स परस्यूडेड देयर गवर्नमेंट टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इम्पोर्ट। वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में इंडिगो प्लांटेशन की होड़ मच गई। अब लोग इंडिगो की खेती करने लगे। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी के लास्ट में इंडियन इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। साथ ही ब्रिटेन में अब इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ रही थी, जिसके साथ कॉटन प्रोडक्शन भी बढ़ता चला गया। इन सभी के कारण क्लॉथ डाइंग बिजनेस अब बहुत पैसे कमा रहा था। इंडिया के अलग अलग पार्ट के अलावा वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से इंडिगो इंपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में। एग्जिस्टिंग सप्लाईज फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिका कोलैप्स्ड। 1783 से 1789 तक दुनिया में इंडिगो का प्रोडक्शन पहले के मुकाबले आधा हो गया। लेकिन ब्रिटेन के क्लॉथ डायर्स अब इंडिगो के लिए दूसरे सोर्सेज को ढूंढने लगे थे। इंडिया अ मेजर सोर्स ऑफ इंडिगो। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, जिसके साथ ही वो इंडिगो कल्टीवेशन के एरिया को एक्सपेंड करने के तरीके ढूंढने लगती है। लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी बंगाल में इंडिगो कल्टीवेशन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा। जैसे जैसे इंडिगो ट्रेड इंक्रीज़ हुई, उसके साथ ही इंडिगो में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगी। स्कॉट्समैन और इंग्लिशमैन इंडिया में आए और इंडिगो प्लांटर्स बन गए, क्योंकि उन्हें इंडिगो से होने वाले प्रॉफिट नज़र आ रहा था। 1788 में सिर्फ 30% इंडिगो इंपोर्ट होती थी इंडिया से,
ब्रिटेन को, लेकिन 1810 तक ये परसेंटेज बढ़कर 95 हो गई। ब्रिटेन से आए लोगों ने इंडिया में रैयत्स को एडवांस पैसे देकर इंडिगो की खेती करने को कहा, जिससे भारत में क्रेडिट फ्लोरिश्ड होने लगा। सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। हाउ कैन इंडिगो कल्टिवेटेड, किस तरीके से होता था? देयर वर टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, निज एंड रैयत। तो हम पहले निज के बारे में पढ़ेंगे। द प्लांटर्स प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। ज़मीन को वो खरीदते थे या रेंट पर लेते थे, जिससे हायर्ड लेबर सिस्टम से प्रोडक्शन होता था। इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसके आगे के पार्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।